ये तब हुआ जब मैं 7 साल की थी। मैं उस समय बहुत डरपोक लड़की थी और उस दिन जो घटनाएं घटी वे तब से मेरे मन में बसी हुई है। एक शनिवार की दोपहर मैं अपने दोस्त के घर पर रुकी हुई थी और हम दोनों सोफे पर बैठे हुए कार्टून देख रहे थे। इस कहानी के लिए मैं अपनी दोस्त को केट बुलाऊंगी। केट मुझसे 2 साल बड़ी थी और उसे एक टॉम बॉय के रूप में वर्णित किया जा सकता है। मेरे विपरीत वो सख्त थी, स्ट्रांग थी और पीठ पीछे गंदी बात कहने पर स्कूल में किसी भी लड़के की पिटाई करने से हिचकिचाती नहीं थी। उस समय मेरी प्रवृत्ति थी कि केट मुझसे जो भी कहती थी मैं उसे करती थी, भले ही मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। वैसे भी कुछ देर कार्टून देखने के बाद मुझे भूख लगी तो मैं सोफा छोड़कर नाश्ता लेने के लिए किचन में चली गई। किचन छोटा था और उसमें एक दरवाजा था जो सीधे बैकयार्ड की ओर जाता है और उसके नीचे एक छोटा सा डॉगी डोर था। केट के पास अब कोई डॉगी नहीं था, लेकिन किसी कारण से वो दरवाजा नहीं हटाया गया। जैसे ही मैंने किचन के दरवाजे में कदम रखा मेरी नजर डॉगी डोर पर पड़ी और मैं रुक गई। मैं पूरी तरह से डर गई जब एक लंबा भूरे बालों वाला आदमी अपना सिर अंदर धकेल रहा था। मैं उसका चेहरा नहीं देख सकी, सिर्फ उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा, क्योंकि वो दरवाजे के हैंडल की ओर देख रहा था। शायद ये देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या वो दरवाजे तक पहुंच सकता है। मैं छिपने के लिए जल्दी और चुपचाप कोने में भाग गई। शुक्र है कि उसने मुझे नहीं देखा, क्योंकि वो दरवाजे से अपने हाथ निकालने की कोशिश में बिजी था। केट के पेरेंट्स उस समय खरीदारी के लिए बाहर गए हुए थे, इसलिए हम दोनों घर पर अकेले थे और ये आदमी घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। और यहीं पर मैंने अपनी पहली गलती की। पुलिस को बुलाने के बजाय मैं वापस लिविंग रूम में भाग गई जहां केट थी और उसे उस आदमी के बारे में सब कुछ बताया। उसने सोचा कि मैं मजाक कर रही हूँ, इसलिए मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे सोफे से खींच लिया। फिर उसे वापस किचन में ले आई ताकि वो उस आदमी को खुद देख सके। निश्चित ही वो अभी भी वही था। उसका चेहरा अभी भी अस्पष्ट था क्योंकि वो दरवाजे की कुंडी की ओर देख रहा था, लेकिन इस बार उसका पूरा हाथ दरवाजे के अंदर था और उसने कुंडी तक पहुंचने की कोशिश की। ये पहली बार था जब मैंने उसे इतना डरा हुआ देखा, लेकिन उसने पीछे मुड़कर मेरी ओर देखा। उसका डर मानो दूर हो गया। फिर उसने अपना आश्वासित करने वाला हाथ मेरे कंधे पर रखा और मुझे चुप कराने के लिए अपनी उंगलियां अपने होठों पर रख दी। चिंता मत करो, हम इस दरिंदे को ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे वो कभी नहीं भूलेगा, उसने आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ कहा। मुझे यकीन नहीं था कि वो क्या योजना बना रही थी। हम टैंक टॉप और शॉर्ट्स पहने 2 दुबली पतली छोटी लड़कियां थीं। बिल्कुल डराने धमकाने की तस्वीर तो नहीं, लेकिन एक बेवकूफ की तरह मैं उसके साथ जाने को तैयार हो गई। ठीक है, मैंने कहा। बढ़िया, हम इस आदमी को स्टॉक करेंगे, इसलिए जो मैं करती हूँ वही करो और मुझे फॉलो करो और शांत रहो, उसने मेरे साथ किचन में चलने से पहले कहा। भले ही हमने छुपकर रहने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमारे हर कदम के साथ हमारे पैर फर्श पर जोर जोर से चरमराने लगे। केट की माँ ने हाल ही में फर्श साफ किया होगा और चूंकि केट और मैं दोनों नंगे पैर थे, इसलिए कदमों की आवाज दोगुनी तेज हो गई। हम रुक गए और एक पल के लिए घबरा कर एक दूसरे की ओर देखने लगे, ये सोचते हुए कि हमारा काम हो गया। लेकिन सौभाग्य से उस व्यक्ति के बंद दरवाजे को लगातार छेड़ने से हमारी कोई भी प्रक्रिया उसे सुनाई नहीं दी, इसलिए केवल मूर्खतापूर्ण भाग्य से उसे हमारी प्रेजेंस के बारे में कुछ पता नहीं चला। भले ही हमारे कदमों की आवाज आने वाली मालगाड़ी की तरह तेज थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, घुसपैठिए और करीब आते गए, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन डोर नॉब तक पहुंचने से इनकार करने के बाद उसने अपना सिर और हाथ बाहर खींच लिया। केट ने निराशा से आहें भरी, लेकिन मुझे लगा कि वो फिर से ट्राई करने के लिए वापस आएगा। फिर वो डॉगी दरवाजे के सामने बैठ गई। जैसे ही वो अपना सिर अंदर करेगा, हम उसे जितना जोर से लात मार सकते हैं मारेंगे। केट ने हंसते हुए अपने दोनों पैरों को फर्श से ऊपर उठाया और अपने घुटनों को पीछे मोड़कर उन्हें किक करने के लिए तैयार किया। मैंने भी वैसा ही किया और हम दोनों उसी स्थिति में रुके रहे, उस आदमी के लौटने का इंतजार करते रहे। 20 सेकंड से अधिक नहीं बीते थे कि डॉगी डोर फिर से खुल गया और उस आदमी ने अपना सिर अंदर कर लिया। इस बार हमें उसका चेहरा अच्छी तरह से देखने को मिला। हमने लात नहीं मारी, हम वहीं जमे बैठे रहे। डर से आंखें चौड़ी हो गई और हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे
कि हम क्या देख रहे हैं। उसका चेहरा, हे भगवान, उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी स्किन फट गई हो और केवल मांसपेशियां ही बची हों। उसके सर का ऊपरी हिस्सा भूरे बालों के साथ काफी सामान्य लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा गायब हो गया था। ये वो चेहरा नहीं है जिसे हम देखने की उम्मीद कर रहे थे। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे यकीन नहीं है क्या उसकी त्वचा असल में उधेड़ी गई थी, या क्या वो उसका फेस टैटू था जिसे मेरा 7 साल का दिमाग असली मानता था। और अगर ये एक टैटू था तो ये एक बहुत अच्छा टैटू था। उसके गालों की हड्डियों के आसपास की उजागर मांसपेशियां और नसें इतनी सजीव लग रही थी कि इससे मैं और मेरी फ्रेंड दोनों डर गए। जब उस आदमी ने पहली बार हमें देखा तो वो खुद भी हैरान रह गया। उसने हम दोनों के बीच में देखा, बिल्कुल अवाक रह गया। और हो भी क्यों ना, वो ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि दरवाजे की दूसरी तरफ 2 छोटी लड़कियां अपने नंगे पैर हवा में उठाए उसका इंतजार कर रही थी, जो उसके चेहरे से महज कुछ इंच की दूरी पर हमला करने के लिए तैयार थी। पूरी स्थिति बहुत अजीब थी। 1 मिनट की अजीब चुप्पी के बाद जब हम बस एक दूसरे को देख रहे थे, वो आदमी आखिरकार हमें देखकर मुस्कुराया। और जब उसने ऐसा किया तो मैं और मेरी दोस्त डर से कांपने लगे, जैसे कि ये आदमी इससे ज्यादा और अजीब नहीं हो सकता। उसका मुंह तेज दांतों से भरा हुआ था, मानो वो किसी भी डरावनी फिल्म का राक्षस हो। फिर बिना किसी चेतावनी के उसने अपना सिर आगे की ओर बढ़ाया, मुंह पूरा खोला जैसे कि वो हमें काटने के लिए तैयार हो। जब हम अपनी पीठ के बल गिरे तो केट और मैं चिल्लाए। जब वे बंद हो गए तो अपने पैरों को उस आदमी के दांतों से दूर खींच लिया। वो हमसे मात्र सेंटीमीटर से चूक गया और हम टिकने वाले नहीं थे ताकि वो आदमी दोबारा कोशिश कर सके। मैं जल्दी से अपने पैरों पर खड़ी हुई और किचन से बाहर निकल गई। हालांकि केट को उठने में थोड़ा समय लगा और वो आदमी उसका टखना पकड़ने में कामयाब रहा। अपने कंधे की ओर देखते हुए मैं केट को चिल्लाते हुए देख सकती थी, क्योंकि वो आदमी उसे अपनी ओर खींच रहा था। केट ने अपने दूसरे पैर से उस आदमी के चेहरे पर लात मारना शुरू कर दिया, जिससे उसने एक पल के लिए उसे जाने दिया और उसके दूसरे पैर को पकड़ लिया। मैं दौड़कर किचन में वापस गई, पास के टेबल पर रखे कुछ सेब उठाए और उस आदमी पर फेंकना शुरू कर दिया। वो आदमी झुंझुलाहट से करा उठा और उसने मेरी फ्रेंड को जाने दिया और डॉगी डोर से बाहर निकल गया। हम उस आदमी के कदमों की आवाज सुन सकते थे, जो आखिरकार उसके घर से निकलते ही खत्म हो रहे थे। मुझे लगता है कि उसने नहीं सोचा था कि अंदर घुसना सेब से छलनी होने लायक है। हमने केट के माता पिता को कभी कुछ नहीं बताया कि क्या हुआ था। मेरा मतलब है, हम उन्हें क्या बताते। एक आदमी जिसके चेहरे पर कोई स्किन नहीं थी और उसका मुंह नुकीला दांतों से भरा था, उसने अंदर घुसने की कोशिश की और हमारे पैर की उंगलियों को लगभग काट लिया। उसके माता पिता सोचेंगे कि हम पागल हैं। मुझे नहीं पता कि वो आदमी पकड़ा गया या नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो कभी किसी और के साथ ऐसा कभी ना करे। और जब तक मैं जिंदा हूं, मैं शायद उसके चेहरे को कभी नहीं भुला पाऊंगी। मेरी सबसे अच्छी दोस्त पैमेला और मैंने पिछले वीकेंड अपने घर पर एक स्लीप ओवर की प्लानिंग बनाई। मेरे माता पिता विस्कॉन्सिन में मेरी दादी से मिलने गए थे, इसलिए घर मेरे देखभाल में था। पैमेला और मैं किंडरगार्टन से सबसे अच्छे दोस्त रहे हैं। हमने पहले भी कई बार स्लीप ओवर किया है, लेकिन चूंकि यह हाई स्कूल का हमारा आखिरी साल था, इसलिए हमने इसे विशेष बनाने का फैसला किया। और दुर्भाग्य से यह हमारे पूरे जीवन के लिए याद रहने योग्य स्लीप ओवर बन गया। एक और क्लासमेट कोरी हमारे साथ शामिल हुई। हमने कुछ गाने चालू किए और अपनी प्लानिंग्स के बारे में बात करना शुरू किया। मैं कोरी के साथ बातचीत कर रही थी जब पैमेला ने कहा, हे भगवान, तुम लोग कितने बोरिंग हो। सच में? फिर हमें दिखाओ कि तुम कितनी मजेदार हो। मेरे पास एक आइडिया है। क्या तुम लोगों ने कभी ओइजा बोर्ड गेम खेला है? तुम्हारा मतलब है कि मरे हुए लोगों को बुलाना? तुम क्या छोटी बच्ची हो क्या? ये काम करता है, बस आपको ध्यान केंद्रित करना है। कोरी ने इशारा करते हुए अपनी आंखें घुमाई। ये एक बेकार आइडिया था। अब मैंने इस चीज के बारे में सुना है, लेकिन कभी इसे खुद ट्राई नहीं किया। मैंने 1 सेकंड के लिए सोचा और फिर भ्रमित स्वर में कहा, लेकिन मेरे पास ओइजा बोर्ड नहीं है। मैं एक बना सकती हूँ, बस कुछ बेसिक चीजों की जरूरत है। अगले कुछ ही मिनटों में पैमेला हमारा ओइजा बोर्ड बनाने में बिजी हो गई। उसने कार्डबोर्ड का एक बड़ा टुकड़ा लिया और उस पर एक सफेद कागज चिपका दिया। फिर ऊपर बाईं तरफ यस लिखा
और ऊपर दाईं तरफ नो। फिर उसने ए से लेकर जेड तक लिखा। फिर उसने 0 से लेकर 9 तक कुछ नंबर्स लिखे और पेपर के अंत में उसने लिखा गुड बाय। वो ये डरावना लग रहा है। यही तो मजा है। मेरे लिए किचन से ग्लास लेके आओ। कोरी ग्लास लेने चली गई और मैं बैठकर सोचने लगी कि आखिर हम क्या कर रहे हैं। एक अजीब आवाज़ मुझसे कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं मुश्किल से पैमेला को ना कह सकी। एक बार जब कोरी ग्लास लेकर आई तो पैमेला ने अपने बैग से शराब की आधी खाली बोतल निकाली। तुम्हें वो कहाँ से मिला? इसे मेरे डैड की अलमारी से चुराया मैंने। उसने ग्लास में शराब भरी और एक ही बार में पी गई। उसने इसे दोबारा भरकर कोरी को दे दिया। उसने भी बिना किसी हिचकिचाहट के इसे पी लिया। लेकिन जब उसने मुझे शराब का ग्लास दिया तो मुझे थोड़ी चिंता हुई। पैमेला, मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा आइडिया है। कम ऑन, ये बस एक ग्लास है। हाँ बेथ, पागल मत बनो। मेरी झिझक को देखकर वे दोनों मुझ पर हंसे, इसलिए मैंने इसे दूर करने के लिए इसे पी लिया। पैमेला ने मेरे कमरे की लाइट बंद कर दी। मेरी खिड़की से आ रही हल्की चांदनी रोशनी चारों ओर देखने के लिए काफी थी। हम एक घेरे में बैठ गए और बोर्ड को ठीक बीच में रख दिया। पैमेला ने अक्षरों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए एक छोटी सी मोमबत्ती जलाई और ग्लास बोर्ड पर रख दिया। अब सुनो, सवाल मैं पूछूंगी, लेकिन पहले हमें यह तय करना होगा कि हम किसे बुलाएंगे। उस मोटी एमी के बारे में क्या ख्याल है? सच में कोरी, क्या ये एक मजाक है? कम ऑन, मजा मत खराब करो। वो मोटी भैंस तो आ रही है, इससे असहमत नहीं हुआ जा सकता। पैमेला और कोरी पिछले साल हमारी क्लास में हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर बेरहमी से हंसे। एमी सैंडर्स नाम की एक लड़की हुआ करती थी। वो थोड़ी ओवरवेट थी और मतलबी थी। बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। वो आमतौर पर अपने तक ही सीमित रहती थी। एक दिन जब वो गर्ल्स लॉकर रूम में कपड़े बदल रही थी, किसी ने उसकी फोटो खींचकर स्कूल ग्रुप में शेयर कर दिया। वो इतनी दुखी और डिप्रेशन में चली गई कि उसने ब्लीच पी लिया और लड़कियों के बाथरूम में खांसते हुए मर गई। कोई भी इस तरह के व्यवहार का हकदार नहीं है। तुम लोग बहुत मतलबी हो। हे भगवान, तुम अपने लेक्चर्स बंद करो बेथ। अरे हमें मजे करने दो। क्या हम एमी को बुलाएंगे? शायद हम उस फोटोग्राफर के बारे में पता कर पाए जिसने उसके फोटो ली। मेरा मतलब है, भूत सब कुछ जानते हैं, है ना? भूत असली नहीं होते। चलो पता करते हैं। हम सभी ने अपनी इंडेक्स फिंगर ग्लास के ऊपर रखी और आंखें बंद कर ली। पैमेला ने धीमी आवाज में कहा, उस मोटी एमी के बारे में सोचो, उसके चेहरे को इमेजिन करो। कोरी और मैंने निश्चित रूप से वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। पैमेला चिल्ला रही थी, एमी, अगर तुम वहां हो तो हमसे बात करो। एमी, क्या तुम वहां हो? कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर के लिए मैं इस बकवास को छोड़ने की कगार पर थी, लेकिन मुझे लगा कि कोई मुझ पर सांस ले रहा है। क्या? मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि पैमेला मेरे चेहरे पर फूंक रही थी। वो और कोरी जोर से हंसे। मुझे पूरी तरह से घबराया हुआ देखकर मैं अपने आपा खो बैठी और उन पर चिल्लाने लगी, ये कोई मजाक नहीं है दोस्तों, इनफ, मैं सोने जा रही हूं। तभी अचानक हमें एक आवाज सुनाई दी, एक लड़की की रोने की आवाज। वो क्या है? आवाज तेज होने लगी, मानो जो रो रही थी वो अब मेरे कमरे के चारों ओर चल रही हो। पैमा, क्या ये तुम्हारी कोई शरारत है? मैं कसम खाती हूं कि मैंने कुछ नहीं किया। हम सब डर कर खड़े हो गए। हमारे चेहरे पीले पड़ गए थे। मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि इस घर में हम तीनों के अलावा कोई नहीं था, और यहां तक कि अगर कोई दरवाजे में प्रवेश करता तो अलार्म पागलों की तरह गूंज उठता, जिससे अंदर घुसने का पता चल जाता। जैसे जैसे आवाज हर सेकंड करीब आती गई, हमारे दिल की धड़कनें तेज होती गई। एक समय तो ये इतनी तेज हो गई कि मुझे पता चल गया कि कोई मेरे बेडरूम के दरवाजे के ठीक दूसरी ओर खड़ा है। मेरा गला सूख गया था। हम सभी की निगाहें दरवाजे पर थीं। हम किसी अनजान व्यक्ति के अंदर आने का इंतजार कर रहे थे। अचानक आवाज बंद हो गई और दरवाजा चरमरा कर खुल गया। गति इतनी धीमी थी कि मुझे लगा कि मेरा दिल
किसी भी क्षण रुक जाएगा। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, हमें दरवाजे की दूसरी तरफ घने अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बेडरूम के दरवाजे के बाहर एक बिल्कुल अलग दुनिया बसती है। ओह माय गॉड! पैमेला और मैं कोरी की आंखों का अनुसरण करते हुए जमीन पर छोड़े गए ओइजा बोर्ड की ओर मुड़े, और मैंने जो देखा उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कांच धीरे धीरे हिलने लगा। हमने चौड़ी आंखों से कांच को क्रमानुसार हिलते हुए देखा। HELLO। वो यहाँ है। क्या ऐसा सच में हो रहा है? एमी, क्या ये तुम हो? ग्लास हाँ में सरक गया। एक तेज गति में पैमेला ने मेरा हाथ पकड़ लिया। पैमेला ने मेरा हाथ डर में पकड़ लिया। उसने टूटी आवाज में कहा, हम बेहतर होगा कि हम इसे गुड बाय कह दे। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, कोरी ने अचानक पूछा, तुम्हारी मौत का जिम्मेदार कौन है एमी? कोरी, रुको, तुम खतरे से खिलवाड़ कर रही हो। मुझे अभी इसे गुड बाय कहना होगा। आगे जो कुछ भी हुआ वो बस हॉरर मूवीज में देखी जा सकती है। पैमेला गुड बाय कहने के लिए ग्लास उठाने गई, लेकिन किसी अदृश्य चीज ने उसे हवा में उछाल दिया और डॉलर की तरह सख्त फर्श पर फेंक दिया। उसकी कलाई टूट गई और टूटी हुई पेड़ की शाखा की तरह लटक गई, जबकि वो भयानक दर्द से चिल्ला रही थी। हम में से कोई भी आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि हम जानते थे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी वही होगा। फिर कांच ने धीरे धीरे एमी की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम लिखा। PAMELA। यू तुम थी पैमेला? क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? मैं कसम खाती हूँ कि ये सिर्फ एक प्रैंक था। मुझे नहीं पता था कि वो खुद को मार डालेगी। तुम्हें उसे गुड बाय कहने के लिए ग्लास को हिलाना होगा। तुम्हें ये खत्म करना होगा। अचानक मेरे कमरे के बाहर अंधेरे में रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख सुनाई दी, और मैं आपसे मजाक नहीं कर रही हूँ। इसमें लाल आंखों का एक जोड़ा उभर आया। आंखें चौड़ी, शांत, पलक रहित आंखें थी। मैंने अपने पूरे जीवन में इतना डरावना कुछ भी नहीं देखा था। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, कोरी फर्श पर बेहोश हो गई और पैमेला विनती करने लगी, प्लीज एमी, प्लीज, मेरा ये इरादा नहीं था। आई एम सॉरी, प्लीज। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूँ। एक काली छायादार फिगर पैमेला की ओर चलने लगी और वो अपनी जान के लिए चिल्ला रही थी। उस पल मेरे होश में कुछ आया और मैंने ये कहते हुए बोर्ड पर ग्लास पकड़ लिया, आई एम सॉरी, लेकिन गुड बाय एमी। कमरे की हवा किसी अदृश्य छिद्र द्वारा अंदर खींच ली गई। तभी अचानक लाइटें जल गईं। वो आखिरी बार था जब हम तीनों एक साथ थे। पैमेला ने 1 महीने के लिए अपने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया और अब वो न्यू एयरलाइंस में चली गई है। कोरी अभी भी मेंटल ट्रीटमेंट के लिए जाती है और मैं उस रात को एक बुरे सपने की तरह भूलने की कोशिश करती हूँ। जब भी मैं खुद को अंधेरे कमरे में पाती हूँ, मुझे एमी के पैमेला को पुकारने की आवाजें सुनाई देती है। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूँ। मेरा नाम केविन है। ये कहानी 7 साल पहले की है, जब मैं 13 साल का था। एक रात मैं अपने दोस्त पॉल के घर पर सो रहा था। यह पहली बार नहीं था कि जब हम दोनों को स्लीप ओवर का मौका मिला। हम लगभग रात 11 बजे तक वीडियो गेम खेलते रहे। फिर हमने फेसबुक पर लोगों को ट्रोल करना शुरू कर दिया और ये रात भी कुछ अलग नहीं थी। पॉल और मैंने 10:30 बजे तक मैकडॉनल्ड्स खाते हुए, वीडियो गेम खेलते हुए और कुछ डरावनी मूवीज देखते हुए शाम बिताई। जब हमने अपने द्वारा बनाए गए एक फेक अकाउंट का यूज करके फेसबुक में लॉगिन किया। ये उन लोगों को मैसेज भेजना था जिन्हें हम जानते थे। हम अपने एरिया में रहने वाले एक व्यक्ति से मिले जिसका नाम फ्रैंक था। वो एक आदमी था। वो एक मस्कुलर, लंबा चौड़ा आदमी था और उसके शरीर पर टैटू थे। किसी कारण से हमने सोचा कि उसे प्रैंक कॉल करना मजेदार होगा।
क्योंकि उसका फ़ोन नंबर उसके बायो में दिया गया था। उसके फ़ोन उठाने से पहले घंटी 2 बार बजी। उसने दृढ़तापूर्वक कहा। उसने कॉल उठाई। उसने दृढ़तापूर्वक कहा, यस। पॉल ने फ्रैंक और उसकी शक्ल सूरत के बारे में मजाक किया और हम दोनों हंस रहे थे। इसके बाद फ्रैंक ने गाली देना और चिल्लाना शुरू कर दिया और हमने हंसते हुए उसका फ़ोन काट दिया। बाकी रात हमने और भी प्रैंक कॉल्स किए और लोगों के अकाउंट पर बचकानी बातें कमेंट की। हमने ये चीज़ लगभग 1 बजे तक की। मैं और पॉल मूवी देखते हुए थक गए थे। तभी हमें एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मैंने पूछा कि वो कौन था और उसने कहा कि ये बहुत मज़ेदार है। इसके साथ एक तस्वीर भी एडिट थी। फोटो की जांच करने के बाद हमने देखा कि एक सड़क का लोगो था जो पॉल के घर से ज़्यादा दूर नहीं था। हम दोनों डरे हुए और भ्रमित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। अगर वो हमारे घर में आएगा तो क्या होगा? पॉल ने पूछा। मैंने उसे शांत करने और तर्कसंगत रूप से सोचने की कोशिश की। वो अपने घर पर नहीं था, केवल पास ही में था। हो सकता है कि वो हमें डराने के लिए हमारे साथ प्रैंक कर रहा हो। हालांकि लगभग 10 मिनट बाद हमें इस बार बिना चित्र के और एक मैसेज प्राप्त हुआ और उसमें लिखा था, बाहर देखो। मैं और पॉल डर के मारे ठिठक गए। मुझे याद है कि मैं हिलने डुलने से भी बहुत डर रहा था। लाइटें बंद थी, इसलिए आप बाहर से नहीं देख सकते थे। इसलिए मैंने पर्दे के माध्यम से चुपचाप देखने का साहस किया। मैंने किसी को नहीं देखा और यहाँ तक कि कार भी नहीं। सड़क का ठीक से निरीक्षण करने के बाद मैंने कहा कि पॉल, वहाँ कोई नहीं है। उसने भी जांच की। मैंने उससे कहा कि शायद हमारे साथ भी वो प्रैंक कर रहा था। वो नहीं जानता था कि हमारा घर कहाँ है। जैसे कि मैंने पहले कहा था, ये बात हमारे दिमाग से नहीं निकली, लेकिन हम थोड़े शांत होने लगे। इसके अलावा हमें कुछ समय तक कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं मिला और लगभग 1 घंटे में मैं और पॉल नूडल्स बनाने के लिए नीचे गए। जैसे ही हम खाना बना रहे थे, हमें एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। निसंदेह ये वही व्यक्ति होगा जो हमें मैसेज भेज रहा था। मैंने कहा कि जवाब मत दो, लेकिन फ़ोन बजना बंद हो गया। इसके बाद पॉल ने नंबर पर मैसेज भेजकर कहा कि अगर हमने आपको परेशान किया है तो हमें उसके लिए खेद है, लेकिन ये सिर्फ एक प्रैंक था। अगली चीज़ जो घटी वो अब तक की सबसे अनुभव की हुई डरावनी चीज़ थी। बैकयार्ड में किचन की खिड़की के ठीक बाहर एक फ़ोन जल रहा था और एक बहुत बड़ा आदमी वहाँ खड़े होकर हमें देख रहा था। ये फ्रैंक था। वो बहुत गुस्से में लग रहा था और उसने एक बड़ा चाकू उठाया और खिड़की पर जहाँ हमारी गर्दनें थी वहाँ एक बड़ी खरोच मारी। हम अपनी स्किन से बाहर निकले, चिल्लाए और ऊपर पॉल के पेरेंट्स के पास भागे। हमने उन्हें बताया कि बाहर एक आदमी था। वे नीचे आए और बैकयार्ड की जांच की और फ्रैंक भाग गया था। हमने पूरी सच्चाई नहीं बताई क्योंकि हमें मुसीबत में फंसने का डर था। मुझे नहीं लगता कि हम पूरी रात सोए। हम अभी भी पॉल के घर पर सोते थे, लेकिन हमने फिर कभी किसी के साथ प्रैंक नहीं किया या उसे ट्रोल नहीं किया। हमने भी फ्रैंक से कुछ नहीं सुना क्योंकि हमें मैसेज मिल गया था।